जब पायलट युद्ध क्षेत्र में मिशन पर था, अचानक एक अजीब घटना घटी। उसने बस अपनी पत्नी की तस्वीर देखी और अगले ही पल वह अनजाने में 75 साल बाद के भविष्य की दुनिया में पहुंच गया। इस यात्रा से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों ने सड़क पर चल रही कारों के शीशे तोड़ दिए। कार में बैठे माँ बेटे ने यह देखा और डर गए। तभी एक विमान उनके सिर के ऊपर से गुजरा और तेजी से एक छोटी नदी के किनारे गिर गया। महिला हैरान होकर तुरंत कार से उतरकर स्थिति देखने लगी। उसने देखा कि विमान पर शार्क का चित्र बना हुआ है और देखने में यह विमान इस युग का नहीं लग रहा था। उसने घबराकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तभी लड़के ने देखा कि कॉकपिट में पायलट अभी भी जीवित है। महिला ने तुरंत नीचे जाकर उसे बचाने लगी। काफी मेहनत के बाद अन्ना ने आखिरकार पायलट को बाहर निकाल लिया, जबकि विमान तुरंत विस्फोट करने वाला था। लेकिन पायलट ने खतरे की परवाह किए बिना फिर से कॉकपिट में लौटने का फैसला किया। असल में वह पत्नी की तस्वीर लेने वापस गया था। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद थियोडोर ने माहौल देखा और चौंक गया। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बर्मा के युद्ध क्षेत्र में मिशन पर था और अब यहाँ कैसे पहुंच गया। दो विदेशी लोग थे। लड़के ने थियोडोर को बताया कि यह बर्मा नहीं है, यह अमेरिका का ओहायो राज्य है। जाहिर है थियोडोर को विश्वास नहीं हुआ जब तक उसने दूर के वाटर टावर पर डेटन शब्द नहीं देखा। तभी उसे विश्वास हुआ कि यह अमेरिका है, क्योंकि वह यहीं बड़ा हुआ था। फिर भी थियोडोर का दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। वह यह सोचने में लगा हुआ था कि आखिर वह अपने घर कैसे पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने माँ बेटे से पूछताछ की। बातचीत के दौरान पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि थियोडोर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। उसका व्यवहार बेहद अजीब था। न केवल कंप्यूटर सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि वह पुराने जमाने की सैन्य वर्दी पहने हुए था और एक बिना पंजीकृत पुरानी विमान चला रहा था। इसलिए पुलिस ने थियोडोर को अस्पताल में बंद कर पागल समझा। लेकिन लड़के को ऐसा महसूस हुआ कि मामला ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। इसलिए उसने बहाना बनाकर थियोडोर के अस्पताल के कमरे में चुपके से प्रवेश किया। उसने उत्सुकता से थियोडोर का सैन्य टैग उठाया और तब उसे विश्वास हुआ कि वह वास्तव में एक अमेरिकी सैनिक है। लेकिन इस हरकत से थियोडोर जाग गया। उसे धुंधला याद था कि आज 1941 का क्रिसमस ईव है, लेकिन लड़के ने कहा कि आज 13 सितंबर 2016 है। हालांकि सभी लोग सोचते हैं कि तुम बुरे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। थियोडोर ने सच्चाई जानने के लिए लड़के का हाथ पकड़ा और उससे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह बहुत उत्तेजित हो गया, जिससे लड़का डर गया। माफी के तौर पर उसने अपनी जैकेट की जेब से चॉकलेट निकालकर लड़के को दी। यह वही चॉकलेट थी जो उसकी पत्नी ने उसे सेना में जाने से पहले दी थी, ताकि हर बार युद्ध में उसे सौभाग्य मिले। लेकिन तभी पुलिस अचानक वहां आ गई। उन्होंने सोचा कि थियोडोर ने लड़के को बंधक बना लिया है। संकट की घड़ी में थियोडोर ने तुरंत लड़के से कहा कि वह स्थानीय पुलिस स्टेशन जाए। वहाँ एक पुलिस प्रमुख सिमंस है जो उसका अच्छा दोस्त है और उसकी पहचान साबित कर सकता है। इसके बाद थियोडोर को जबरदस्ती शांत करने का इंजेक्शन दिया गया। घर जाते समय लड़के ने अपनी माँ से मदद मांगी, क्योंकि उसके हाथ में जो चॉकलेट थी वह उसने इंटरनेट पर देखी थी और वह पिछले 30 साल से बंद थी। यह साबित करने के लिए काफी था कि थियोडोर झूठ नहीं बोल रहा था और वास्तव में अतीत से आया था। लेकिन अन्ना को अभी भी लगता था कि थियोडोर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। हालांकि माँ ने मना कर दिया, लेकिन लड़के ने अन्ना को मनाने की पूरी कोशिश की। आओ क्यों? अन्ना ने भारी मन से मजबूरी में पुलिस स्टेशन जाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि उसका पति भी पायलट था और 2 साल पहले अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान मारा गया था। अन्ना के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पति की यादें अभी भी ताजा थी और उसका दिल अभी भी उस दर्द से उभर नहीं पाया था। इस तरह वे स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और पूछा कि क्या वहाँ कोई पुलिस प्रमुख सिमंस है। हेलो, हम एक मुख्य सिमंस की तलाश कर रहे हैं। क्या आपने सिमंस को देखा है? यहाँ कोई सिमोन नहीं है। मैं क्लाउडी का चीफ हूँ। क्या कभी कोई चीफ रहा है? सिमोन मार्टिन्स यहाँ थे। मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। बिल्कुल ठीक। लड़के ने अलमारी में एक काले सफेद फोटो को देखा, जिसमें थियोडोर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसलिए उसने पुलिसकर्मी का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेसबॉल का उपयोग किया और चुपके से फोटो ले लिया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम किस काम में व्यस्त हो? काम। तुमने तस्वीर ली और पुलिस स्टेशन में काम किया और उसे दिखा। इसके बावजूद अन्ना को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि यह तस्वीर 1938 में ली गई थी। उसने सोचा कि वह आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखता है और शायद थियोडोर का दादा हो। उसी समय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी दुर्घटना स्थल पर आई और तुरंत जांच के लिए 10 मील के दायरे को बंद कर दिया। निर्देशक ने आकाश में अंतरिक्ष समय दरारों का पता लगाने के लिए एक उपकरण दिया, जो एक अजीब घटना थी जिसे वे वैज्ञानिक रूप से समझा नहीं सकते थे। लेकिन इस समय चारों ओर एक छोटा भूकंप आया। निर्देशक का मानना था कि समस्या की कुंजी इसे हल करने के लिए पायलट को ढूंढना था। दूसरी तरफ थियोडोर एक आवाज से जाग गया। खिड़की के बाहर हथियारों के साथ विशेष बल थे। उसने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभावना है कि वे उसके लिए आ रहे थे। इसलिए उसने डॉक्टर को नीचे गिरा दिया जब डॉक्टर अपनी दवा बदलने आया। फिर डॉक्टर के कपड़े पहने गार्ड से बचता हुआ और फिर अपना फ्लाइट सूट वापस ले लिया और उसे पहन लिया और सफलतापूर्वक अस्पताल से बाहर निकल गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, वह आसमान में उड़ते आधुनिक लड़ाकू विमानों को देखकर दंग रह गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई ब्लैक बॉक्स के सामने खुद से बात कर रहा था। थियोडोर अभी भी इस अजीब दुनिया से थोड़ा असहज था। जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए उसने सड़क के किनारे एक कार को बेतरतीब ढंग से उठाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कार का दरवाजा खोलने के बाद कार का एंटी थेफ्ट अलार्म बज उठा। पुलिस ने आवाज सुनी और उसका पीछा करने के लिए दौड़ी। ये देखकर थियोडोर को हार माननी पड़ी और उसने तुरंत एक पुरानी हार्ले मोटरसाइकिल पर अपनी नजरें गड़ा दी। वह इस तरह की मोटरसाइकिल चलाने में बहुत अच्छा था और जो पुलिस उसे पकड़ती थी वह सिर्फ देखती रह जाती थी। हालांकि आधे रास्ते में थियोडोर की मुलाकात अन्ना और उसके बेटे से हुई, जो पुलिस स्टेशन से बाहर आए थे। सौभाग्य से कोई भी घायल नहीं हुआ। लड़के को हमेशा लगता था कि यह एक नियति है। उसने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थियोडोर को दी और थियोडोर ने जल्दी से उस पर सभी लोगों को पहचान लिया। वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए घर जाना चाहता था, लेकिन मोटरसाइकिल टूट गई थी। लेकिन इस बार अन्ना ने आखिरकार सभी से समझौता कर लिया। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? जाना है घर। मुझे पत्नी के पास जाना है। उसे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे यहाँ से जाकर उसे बताना है। अंदर आओ। क्लब आना चाहते हो? चलो चलो। पहले की जानी पहचानी सड़कों को अब वह अजनबी लग रही थी। अच्छा हुआ कि घर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। उसने तुरंत पहचान लिया।
कार से उतरते ही थियोडोर अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। पीछा करते हुए हेलो हेलो, यहाँ सब लोग हैं, सब लोग घर आ रहे हैं। उसने चारों ओर देखा पर पत्नी का कोई निशान नहीं मिला। तभी अचानक पीछे से एक अजनबी आया और थियोडोर से पूछा कि वह कौन है। थियोडोर ने जल्दी से कहा कि वह पॉली का पति है, लेकिन सामने वाला उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसका पति मैं हूँ। माफ करना, ये किस बारे में है? वह दुर्घटना में जन्मा था, वह है। सब खींचता है। ओह, वह कहता है कि सब कुछ बच्चों के रास्ते में है। वह बहुत प्यारी हो जाती है। आगंतुकों संग क्या आप हेलो कहेंगे? असल में वह पॉली की देखभाल करने वाली नर्स थी। उसने कहा कि पॉली मिट्टी के बर्तन बनाने की कक्षा में गई है, लेकिन जल्द ही वापस आ जाएगी। इंतजार में थियोडोर ने दीवार पर लगी शादी की तस्वीर देखी और चौंक गया कि दूल्हा वह ही था। असल में पॉली ने उसका इंतजार नहीं किया था, बल्कि वह दोबारा शादी कर चुकी थी। उसके बच्चे और पोते पोतियां थे और वह बहुत खुश थी। थियोडोर की आंखों में आंसू भर आए। उसे नहीं पता था कि समय ने इतनी चीजें बदल दी हैं। पास में खड़ी अन्ना ने यह देखा और उसने अपने फोन पर थियोडोर कोल का नाम सर्च किया, क्योंकि एक अभिनेता के रूप में वह समझती थी कि थियोडोर का दुखी चेहरा किसी मानसिक रोगी का अभिनय नहीं हो सकता। जैसा कि उम्मीद थी, इंटरनेट पर थियोडोर की खबरें थीं, लेकिन दुर्भाग्य से 1941 में उसका विमान बर्मा के युद्ध क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और दुश्मनों से बचते समय वह मारा गया था। इसलिए उसकी पत्नी ने दोबारा शादी कर ली थी। जब अन्ना थियोडोर को यह बताने की तैयारी कर रही थी, तभी बाहर पुलिसकारों की आवाज आई और तुरंत असली बंदूकों और गोलियों से लैस सैनिकों ने घर घेर लिया। सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक ने थियोडोर से कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम बस तुम्हें वहीं भेजना चाहते हैं जहां से तुम आए हो, क्योंकि तुम्हारे बार बार आने से भूकंप हो रहे हैं। तुम एक समय और स्थान की दरार के माध्यम से यहाँ आए हो। अगर तुम वापस जाओगे तो तुम अपनी युवा पत्नी से फिर से मिलोगे, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, और अभी भी आसमान में दरार खुली हुई है। उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द वापस जा सको। हमारे पास दरार बंद करने के लिए 8 घंटे से भी कम समय है, लेकिन तभी लड़का जल्दी से बाहर आकर उसे रोकता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर थियोडोर वापस गया तो वह मर जाएगा। लड़का उम्मीद करता है कि वह उसकी किस्मत बदल सकता है, इसलिए लड़का अफरा तफरी में थियोडोर को कार में बिठाता है और भाग जाता है, लेकिन पड़ोसी के घर का दोपहर का खाना बर्बाद कर देता है। फिर भी पुलिस कारें पीछा करती रहती हैं। सौभाग्य से थियोडोर की ड्राइविंग स्किल अच्छी थी और उसने जल्दी से पुलिस कारों को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद वे एक छोटी सी धारा के किनारे पहुंचे। लड़के ने अपने पिता की तस्वीर निकाली और थियोडोर की तरह उसके पिता भी एक पायलट थे, जो 2 साल पहले अफगानिस्तान में मारे गए थे। बिना पिता के इन 2 सालों में वह और उसकी माँ अच्छी तरह से नहीं रह पाए थे। थियोडोर की उपस्थिति ने लड़के को उसके पिता की याद दिला दी, इसलिए यही कारण था कि वह थियोडोर की मदद करना चाहता था। थियोडोर जानता था कि वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, यहाँ रहना मायने नहीं रखता। आखिरकार पाउली आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी को आखिरी बार देखना चाहता था। लड़के ने विचार प्रस्तुत किया, अगर विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना नहीं बदला जा सकता, तो जब दुश्मन पीछा कर रहे थे, अगर तुम्हारे पास बेहतर हथियार या बुलेट प्रूफ जैकेट होती, तो क्या किस्मत बदल सकती थी? इसलिए समय और स्थान की दरार ने तुम्हें यहाँ लाया, तुम्हें दूसरा मौका देने के लिए। इस तरह दोनों ने मिलकर सैन्य सामान की दुकान से कुछ हथियार लेने का फैसला किया, लेकिन जब वे दुकान पहुंचे तो वह बंद थी। लड़के ने दरवाजा तोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन थियोडोर को ताले खोलना नहीं आता था। इस बीच सुरक्षा ब्यूरो के कर्मचारियों ने थियोडोर के विमान को निकाल लिया था और बाकी के हिस्सों को भी ढूंढकर सुरक्षा ब्यूरो में ले गए और फिर बिना रुके विमान की मरम्मत करने लगे, ताकि वह फिर से उड़ान भर सके। क्योंकि अगर थियोडोर को वापस नहीं भेजा गया तो इससे और भी बड़ी आपदा हो सकती है। आखिरकार समय और स्थान की दरार पहली बार नहीं आई थी। 1971 में कैलिफोर्निया में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। 2009 में कादानिया रिफाइनरी में विस्फोट हुआ था, जिसने एक पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। और इन आपदाओं से पहले आसमान में समय और स्थान की दरार दिखाई दी थी, इसलिए हमें यहाँ से आई सभी चीजों को बिना किसी बदलाव के वापस भेजना होगा, ताकि और बड़ी आपदा से बचा जा सके। निदेशक ने अन्ना से लड़के का स्थान बताने की उम्मीद की और लड़के के पास अन्ना का फोन था, इसलिए सैटेलाइट लोकेशन के माध्यम से सुरक्षा ब्यूरो के लोग जल्दी से दोनों को ढूंढ निकाले। लड़के ने माँ से पूछा कि उसने सुरक्षा ब्यूरो की मदद क्यों की, और थियोडोर ने कहा कि वह वापस जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे कुछ आधुनिक हथियार चाहिए जो मैं वापस ले जा सकूं। अन्ना ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। सुरक्षा ब्यूरो के लोगों ने कहा, अगर सब कुछ वैसे ही वापस नहीं गया तो 10 मील के दायरे में सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम कुछ भी वापस नहीं ले सकते और कुछ भी नहीं बदल सकते। लगता है थियोडोर को अपनी किस्मत को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले उसकी एक आखिरी इच्छा थी, और वह यह। उसकी आखिरी इच्छा क्या होगी, उसको हथियार मिलेंगे कि नहीं, उसे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। पार्ट 2 के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ रोचक और बेस्ट मूवी के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।